नमस्कार स्टूडेंट, मैं शरद गुप्ता स्वागत करता हूं आपका बीबीएम स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन equatorial line of electric dipole। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मिडिल पॉइंट ओरिजिन से पॉजिटिव पोल से ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस L और ओरिजिन से नेगेटिव पोल के बीच के डिस्टेंस भी L। सो नो डाउट दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस अगेन 2L। सो एज इन प्रीवियस क्लास हम डिस्कस पहले ही कर चुके थे, दैट इज डाइपोल, जिसमें दोनों पोल्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर एक दूसरे से अपोजिट है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2। ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिजिन पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, सो ये परपेंडिकुलर लाइन इस डाइपोल की इक्वेटोरियल को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पर मैं एक पॉइंट P एज्यूम करूं जो कि ओरिजिन से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और हमारा टास्क रहेगा इस पॉइंट P पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर सिचुएटेड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट। दैट इज द बेसिक टास्क ऑफ दिस टॉपिक। अब इस टास्क को अचीव करने के लिए थोड़े से हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। किस तरीके से समझिएगा। मैं काम करता हूं कि इस पॉइंट P को नेगेटिव पोल से और पॉजिटिव पोल से मिलाकर, और यहां पर ये मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट B। तो नो डाउट मेरे पास यहां दो लाइंस बन जाएंगी, एक PA और दूसरी PB। बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाए। अब बात करें इस डिस्टेंस की, P से लेकर A पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो आप बहुत सिंपल वे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल डिजाइन हो रहा है जिसका परपेंडिकुलर है R और बेस है L और हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल एक मैथमेटिक्स हमें पाइथागोरस लगाना है और उस पाइथागोरस की हेल्प से हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है A से लेकर P तक, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से। सिमिलरली आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ देख रहे हैं जो कि है POB, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है R और बेस है L। तो हाइपोटेनियस सिंपल पाइथागोरस लगाकर हम यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो PB और PA दोनों की लेंथ हमारे पास आ चुकी है जो कि है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स अगर हम यूज करें तो एक ट्राइंगल और है हमारे पास PAB, और इस PAB ट्राइंगल में दो साइड्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, और अगर लेंथ सेम है तो इन लेंथ्स के सामने वाले जो एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल्स की वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है और एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी सेम होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मानता हूं कि ये एंगल थीटा है तो 100% ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट P पर
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो इसी पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पी पॉइंट की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन करेगी जो कि इस तरीके से। देखिए, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन हुआ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर से E प्लस से। E प्लस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो नो डाउट सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही होंगी, इनवर्ड होंगी। तो नो डाउट इस पॉइंट P से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही होगी कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस तरीके से जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E माइनस से। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट। सो पॉइंट P पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है, ये एंगल कितना है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन या सिंपल मैथमेटिकल सिस्टम हमें लगाना है। हमारे पास एक ट्राइंगल है PAB जिसके दो इंटरनल एंगल्स हमें पता है, थीटा और थीटा, और जो एंगल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दैट इज द एक्सटर्नल एंगल। तो सिंपल मैथमेटिक्स ये कहती है कि दो ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल का सम हमेशा एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल थीटा और थीटा है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा प्लस थीटा, दैट मींस 2 थीटा। तो अब हमारे पास E प्लस और E माइनस दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल भी आ चुका है 2 थीटा। अब हमें E प्लस और E माइनस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए 11th के एक छोटे से टॉपिक को हमें उठाना पड़ता है, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं जो कि एक पैरेललोग्राम, आप देखें ध्यान से, तो यहां पर मैं एक पैरेललोग्राम डिजाइन कर रहा हूं और इस पैरेललोग्राम की दो कॉन्जुगेट साइड्स के थ्रू दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से। तो ये E इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट P पर, जो पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसी E की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी डायरेक्शन की बात करें। तो चलिए कुछ कैलकुलेटिव पार्ट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो E प्लस है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पोल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E प्लस से। सिंपल फॉर्मूला k q अपॉन r स्क्वायर। तो k q और r का मतलब इस पॉजिटिव पोल से पॉइंट P तक की डिस्टेंस हमें चाहिए और वो डिस्टेंस है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर जिसका हमें बनाना है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारे पास E प्लस का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E माइनस से। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे k q अपॉन r स्क्वायर। तो k नेगेटिव पोल का चार्ज, q
और नेगेटिव पोल से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो भी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। नो डाउट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो इक्वेशन आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे पॉइंट P पर, एक E प्लस और एक E माइनस, और दोनों E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। और इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हम बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों सेम वैल्यू की। अब मैग्नीट्यूड आने के बाद, डायरेक्शंस आने के बाद, अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ही हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लॉ भी यूज किया, साथ ही साथ उसी लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की बेसिक इक्वेशन भी हमारे पास है, जो कि क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की दो कॉन्जुगेट साइड्स को अगर हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे कि ये हो गया वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट बिकम रिजल्टेंट वेक्टर। ये कहलाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। और इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बेसिक इक्वेशन है, ये सिंपल सा टॉपिक जो कि मैंने 11 से पिक किया है, जहां पर a जो है वो आपके वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एंगल आप यहां देख रहे हैं थीटा, ये है वेक्टर a और b के बीच का एंगल। सो इसी इक्वेशन को, इसी टॉपिक को हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास दो वेक्टर है e प्लस और e माइनस, दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा, और हमारे पास बन गया एक रिजल्टेंट वेक्टर e जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसी इक्वेशन को मैं रेफरेंस ले रहा हूं और e की इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर e की इक्वेशन बनेगी अंडर रूट, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी फॉर्मूले का मैं रेफरेंस ले रहा हूं। वेक्टर a की जगह हम यूज कर रहे हैं e प्लस और वेक्टर b की जगह हम यूज कर रहे हैं e माइनस। तो e प्लस स्क्वायर प्लस e माइनस स्क्वायर प्लस 2 e प्लस e माइनस कॉस, अब आएगा थीटा, थीटा का मतलब वेक्टर a और b के बीच का एंगल, और यहां पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन e प्लस और e माइनस के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहां पर लेंगे 2 थीटा। सो इसी फॉर्मूले का रेफरेंस लेकर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट करी। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके चेक करते हैं कि आगे क्या कैलकुलेशंस हो सकती है। जैसा कि हम पहले भी ऊपर लिख चुके हैं कि e प्लस और e माइनस दोनों की वैल्यू बराबर है, और अगर बराबर है तो मैं e माइनस की जगह e प्लस लिख सकता हूं। चलिए लिख के देखते हैं, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट e प्लस स्क्वायर प्लस e माइनस e प्लस के बराबर है, तो e माइनस को भी मैं लिख सकता हूं e प्लस स्क्वायर प्लस 2 e प्लस, यहां पर e माइनस आ रहा है, इसको भी अपन e प्लस लिख सकते हैं, साथ में आ गया cos 2 थीटा। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चेक करें, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट e स्क्वायर e प्लस स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 e प्लस स्क्वायर, प्लस का साइन 2 एज इट इज, e प्लस इंटू e प्लस, दैट बिकम 2 एज इट इज e प्लस का स्क्वायर, और साथ में आ गया cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में आप चेक कर सकते हैं, अंडर रूट 2e प्लस स्क्वायर कॉमन आएगा, और अगर ये कॉमन आएगा तो इस टर्म में बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा
cos 2 थीटा। अब यहां पर अपन को मैथमेटिक्स के एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूला हमें यहां पर यूटिलाइज करना है। कहां पर? ये देखिए इस पॉइंट पर 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 e प्लस स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है सर? सो E इज इक्वल्स टू, चेक करें, 2 इंटू 2 4 और 4 का अंडर रूट 2, e प्लस स्क्वायर का अंडर रूट e प्लस और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब इस इक्वेशन में नो डाउट 2 कांस्टेंट है, e प्लस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सवाल उठता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, और इस cos थीटा को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी अलग से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है POA और दूसरा है POB। दोनों में से आप जो चाहे ट्राइंगल पिक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल POA की, और इस ट्राइंगल में कौन सा? POA, जिसमें एंगल बन रहा है थीटा। इस ट्राइंगल से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल POA में बेस बन रहा है आपका ये, राइट, और इस बेस की लेंथ कितनी है? L। तो बेस की जगह आ जाएगा आपका L डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाले लाइन, दैट इज द हाइपोटेन्यूज PA, और इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम यूज कर रहे हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। सो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज L डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो नो डाउट इस वैल्यू को हम यहां यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वापस हम अपनी इसी इक्वेशन पर आते हैं। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू E प्लस की वैल्यू ये रही हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एज इट इज यूज करते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की इक्वेशन ये रही हमारे पास। एज इट इज यूज करते हैं L डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो फिर से एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 2, ये Q और ये L, ये तीन चीजें मिलकर आपका फिर से एक फॉर्मूला बना रही Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L का मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। प्रीवियस क्लास में हम पहले ही देख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो इन तीनों को हम यहां से रिमूव करके इनकी जगह यूज कर सकते हैं P। तो अब देखिए हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। K एज इट इज Q इंटू 2L, ये बन गया आपका P डिवाइड में, ध्यान से देखें यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर है 1 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर है अंडर रूट का मतलब पावर है 1/2। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहां पावर है 1, यहां पावर है हाफ, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी 3/2, और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्रिएट होता है। कहानी लेकिन अभी भी खत्म नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले क्लास में एक स्पेशल केस पढ़ा था एक्सेस वाली कंडीशन में, दैट इज द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। यहां पर भी हम शॉर्ट डाइपोल की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बात करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। और शॉर्ट डाइपोल के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शॉर्ट डाइपोल का मतलब है हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों पोल्स की डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हम ये ले रहे हैं r, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। दैट मींस शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि r इज मच मच ग्रेटर देन एज कंपैरेटिव टू l, सो l टेंड्स टू 0। l की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 रही।
अब अगर इस शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को यानी L टेंड्स टू 0 की कंडीशन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे हम यूज करें तो जो नया फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा दैट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। बेसिकली ये जो L स्क्वायर की टर्म है ये 0 हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। नो डाउट यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होते ही लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज इक्वल्स टू Kp अपॉन RQ। दैट इज द फाइनल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल Kp अपॉन RQ। यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात भी करते हैं। तो इस बार अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्रिएट करूं जो कि होती है नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, सो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ देखें आप, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वेटोरियल लाइन पर मिल रहा है उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से जस्ट अपोजिट। सो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा Kp अपॉन RQ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट। सो स्टूडेंट, बेसिकली यहां तक के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एक और टॉपिक देखेंगे जहां पर हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।